ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने यही देखा कि भाई कम्युनिकेशन के दो पार्ट हैं, एक सेंडिंग द मैसेज, एक रिसीविंग द मैसेज। रिसीविंग वाले पार्ट को हम लिसनिंग बोलते हैं, और जितना कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है उतना ही सुनना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। चलिए, और आपके ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, जितनी देर आप क्लास में बैठे हैं तो लिसनिंग स्किल्स तो आपके भी मेंटेन होने चाहिए, तभी आपको बात समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब इसमें ना देखो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है और रिपीटेशन थोड़ा बहुत कंटेंट में होगा, तो जहाँ रिपीटेशन होगा मैं वहाँ लाइन टू लाइन नहीं जाऊँगा, वो फिर आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो जहाँ मीनिंग सेम चल रहा है अपने उसको जनरली डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बार आपको रीडिंग पूरा करना पड़ेगा ताकि कोई वर्ड नहीं समझ आए तो आप मेरे से पूछ सको, ठीक है, वैसा रहेगा। तो इंट्रोडक्शन तो मैंने पूरा कवर कराया, उसमें देखो लास्ट में क्या बोला है, अनफॉर्चुनेटली स्टिल इट इज रेयरली टॉट इन द क्लासरूम। लिसनिंग के बारे में क्लासरूम में, स्कूल लेवल में भी ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है। सबका फोकस कम्युनिकेशन, बोलना सिखाते हैं, सुनना नहीं सिखाते, बट वो भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े। पर्पस ऑफ लिसनिंग वाला आंसर आपको रिपीट मिलेगा, बोले आप सेंटेंस पढ़ के देख लो। अनडाउटेडली इफेक्टिव लिसनिंग इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज इट सर्व्स अ नंबर ऑफ पॉसिबल पर्पसेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। ऑफन आर मेन कंसर्न वाइल लिसनिंग टू इज टू फॉर्मुलेट वेज टू रिस्पॉन्ड। हम जब किसी की बात सुन रहे होते हैं ना, तो पहले हमारा फोकस किस पे होता है कि भाई ये बोल ले, फिर हमें सामने जवाब क्या देना है, उस पर ज़्यादा ध्यान होता है, वो भी एक पॉइंट है। This is not a function of listening. We should try to focus fully on what is being said and how it is being said in order to understand the speaker. थोड़ी गहरी बात की है कि किसी की बात सुनते टाइम उसकी बात पे फोकस होना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। हम ना सामने वाले की बात सुनने से पहले अपना जवाब बनाना शुरू कर देते हैं कि तू बोल के खत्म कर, मैं तुरंत ये बोलूंगा। भाई शांति से सुन लो, समझ लो वो किस इंटेंशन से बोल रहा है, पहले वो क्लियर कर लो, उसके बाद बोलो, ठीक है। तो ये सजेस्ट किया गया है यहाँ पे, बाकी आपकी मर्जी है वैसा। लिसनिंग एंड हियरिंग का कंपैरिजन आ गया, ये मैंने आपको टॉपिक स्टार्टिंग में बता दिया। हियरिंग फिजिकल प्रोसेस, आप चाहो ना चाहो सुनना तो पड़ेगा। अब आप बैठे हो कमरे में और कोई बात हो रही है और आप नहीं भी सुनना चाहते हो तो भी आपके कानों पे आवाज़ तो पड़ेगी। आप ध्यान देते हो नहीं देते हो अलग बात है। अच्छा, इसमें उल्टा भी होता है, कितनी बार अपने ध्यान नहीं देना चाहते तो भी ध्यान चला जाता है, होता है ऐसा। पब्लिक प्लेस में आप बैठे हो, सपोज आप कैफे में जाके बैठे हो, एक टेबल के ऊपर आप और आपके फ्रेंड्स है, कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी लेके बैठे हुए हो आराम से। अब बाजू वाले टेबल पे कुछ बातें हो रही, वहाँ पे भी कोई लोग बैठे हैं। अब कोई कपल हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी का किसी से झगड़ा हुआ है, अब दूसरे दोस्त को मिलने आया, उसको स्टोरी सुना रहा है, यार उसने ऐसा बोला, वैसा किया, ये हुआ वो हुआ। अब ना आप तो अपनी बातों में लगे हो, बट थोड़ा बहुत ध्यान जा रहा है, सुनाई दे रहा है। अब आप सबका ध्यान उसमें, तो अपनी बातें बंद हो गए, शांति से बैठ के अपनी कॉफी लेके उसकी बातें सुन रहे हो। अब आप सुनना चाहते नहीं थे, बट हियरिंग तो ऑटोमेशन है, वो आप रोकोगे कैसे। बट बात इंटरेस्टिंग लगी है तो अपना फोकस वहां पे चला गया, तो हियरिंग लिसनिंग में बदल गया। जब तक ध्यान नहीं दे रहे थे हियरिंग था, और जब ध्यान देने लगे क्या हो गया, लिसनिंग हो गया, ठीक है। ये चीजें होती है, ठीक है। तो गॉसिप में तो सबको मजा आता है ना, सीधी बात है, तो होने वाला है। चल देखते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। मेन वर्ड्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, जहां पे फिर रिपीटेशन है उसको जाने देंगे। लिसनिंग इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस, ये एक सेंटेंस आपको मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे, लिसनिंग इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पैसिव का मतलब एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव मतलब जहाँ पे आप एक्चुअली में कुछ एफर्ट कर रहे हो, पैसिव मतलब जो अपने आप हो रहा है। हियरिंग इज पैसिव, आप नहीं भी सुनना चाहो तो बाजू वाले टेबल पे कोई क्या बोल रहा है सुनाई दे रहा है, पैसिव। लेकिन आप ध्यान दे रहे हो, दैट इज एक्टिव। तो बोला लिसनिंग इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये एमसीक्यू वाली लाइन है, एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि लिसनिंग इज डैश टाइप ऑफ अ प्रोसेस, एक्टिव पैसिव अदरवाइज वैसा रहेगा। तो ये ध्यान रखना, अंडरलाइन करके रख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट वापस रिपीट कर दिया, लिसनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग बिकॉज हियरिंग इज बेसिकली अ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। इंटरेस्टिंग होगा, यहाँ से थोड़ा आपको, अभी तक क्या थोड़ा जनरलाइज चल रहा था, अब स्पेसिफिक चीज़ समझ आएंगे विद एग्जाम्पल्स तो और मजा आएगा। शुरू करते हैं। अलग अलग टाइप के लिसनिंग स्किल्स में सबसे पहला बोला है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। वैसे नॉर्मली आपको इंग्लिश में वर्ड का मीनिंग पता है, डिस्क्रिमिनेशन, कहीं पे सुना, ट्राई कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन बोलो। डिस्क्रिमिनेट करने का वैसे मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीनिंग कुछ और है, मैं तो जनरली आपको पहले बता रहा था। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में इन्होंने यहाँ बोला है साउंड को आइडेंटिफाई करना, साउंड के बेसिस पे बातों को समझना, उसको डिस्क्रिमिनेट करना। जैसे एक बेसिक बात है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अब छोटे बच्चे को ना जो लैंग्वेज सिखाओगे वो सीख जाएगा। बच्चों को देखा आपने कितना कॉपी करते हैं, आपने कुछ वर्ड बोला, उनके सामने वो सोच के बोलना पड़ता है। अगर आपके घर में आजू बाजू कोई छोटे बच्चे को ध्यान देना,
कभी आप कुछ उनके सामने बोल दो ना जो नहीं बोलना चाहिए, वो सुन लेते हैं और फिर रिपीट ऐसी जगह पे करेंगे ना कि सारी बेइज्जती आपकी हो जाएगी। बोले ये कहाँ से सीख गया? फिर पता चलता है कि आपने बोला होगा, किसी ने बोला होगा। तो बच्चों के सामने कौन से वर्ड यूज करने हैं, कौन से नहीं, बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो लैंग्वेज कैच कर लेते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे को आप गुजराती सिखाओगे वो सीख जाएगा, इंग्लिश सिखाओगे सीख जाएगा, हिंदी सिखाओगे सीख जाएगा। तो वो साउंड को डिफरेंशिएट करना जानता है कि अच्छा ये लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है। और आप भी जानते हो, मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि साउंड है लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज है, और ये हिंदी लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, जहाँ साउंड के बेसिस पे हम लैंग्वेज को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, ये बात बोली। ठीक है, अच्छा ये चीज़ जो है एज के साथ साथ डिफिकल्ट हो जाती है, ये भी एक पार्ट है। अभी आपकी एज में आप स्टिल एक लर्निंग फेज में, जैसे अपना जो एक बेसिक सिस्टम है, बचपन से स्कूल में भेज दिया घर वालों ने, अभी तक पढ़ाई चल रही है देखो। लेकिन आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं यार अब पढ़ाई नहीं होती, अब इस एज में जाके पढ़ाई नहीं होती, होता है ऐसा। अब ये जो आपका यंग एज वाला एज ग्रुप है ना, इसमें आप नई चीज़ें अडेप्ट कर सकते हो। लेकिन एक फेज आ जाता है, फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे एक एज के बाद आपकी मैरिज वैरिज हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, फिर आप बोले यार पढ़ाई करनी है, आपके पेरेंट्स को बोले पढ़ाई करने बैठना है, हो पाएगा उनसे? माइंड तो उनका भी है ना, आपसे तो ज़्यादा सीनियर है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप पढ़ाई कर सकते हो, वो क्यों नहीं कर सकते? एज का फैक्टर भी आ जाता है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना, नई चीज़ें अडेप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है विद एज। तो आपके लिए आज एक नई लैंग्वेज सीखना बहुत टफ हो जाता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं होता। तो अर्ली एज पे वो उस चीज़ को कैच कर लेते हैं। वैसा आप सपोज यहाँ से कोई और सिटी में शिफ्ट हो जाओ, आप मान लो बैंगलोर चले गए, ये करंट प्रॉब्लम है वहाँ पे। बेंगलुरु में हिंदी लैंग्वेज प्रेफर नहीं करते, साउथ में थोड़ा एंटी हिंदी वाला सीन चलता रहता है बहुत बार, तो वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज प्रेफर नहीं करते। तो अगर आप बैंगलोर चले गए तो या तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी या वहाँ की स्टेट लैंग्वेज कन्नड़ बोलनी पड़ेगी। कर्नाटक है, वहाँ कन्नड़ स्टेट लैंग्वेज है, आपको दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अब चलो इंग्लिश ठीक है आपको नहीं आती, आप कन्नड़ सीख रहे हो, अब कन्नड़ में हर लैंग्वेज का एक्सेंट होता है, अपने जैसे गुजराती बोलते हैं, तो गुजराती जो रेगुलर बोलता है ना, उसका एक वो फ्लुएंसी और एक्सेंट अलग होता है, वो बहुत फास्ट बोल जाएगा। अब मैं नॉर्मली गुजराती समझता हूँ लेकिन बोलता नहीं, तो मैं गुजराती बोलूंगा तो थोड़ा स्लो पेस पे बोलूंगा, शायद वो प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा कॉन्शियस हो जाऊंगा। आप बोलोगे तो फटाफट बोल जाओगे अगर आप रेगुलर बोलते हो, तो वो लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। तो साउंड में एक्सेंट में वेरिएशन से भी चीज़ें समझ में आती है। जैसे मैं गुजराती नहीं बोलता और अगर मैं बोलने की कोशिश करूंगा ना, तो आप झट से समझ जाओगे कि ये गुजराती नहीं है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको उतनी प्रॉपर नहीं आती। लेकिन कोई रेगुलर गुजराती बोलने वाला बंदा अगर उस भाषा में बात करेगा तो तुरंत रिलेट हो जाएगा कि ये रेगुलरली बोलता है। तो वो साउंड के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि कौन रेगुलर बोलता है कौन नहीं बोलता है। आई बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। ठीक है, अब इसमें थोड़ा लैंग्वेज पे जाते हैं। चलो, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इज द मोस्ट बेसिक टाइप whereby the difference between different sounds is identified. If you cannot hear the differences, then you cannot make sense of the meaning that is expressed by such differences. ये भी होता है। अच्छा, कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं, तो एक है ना वो ऐसा टोन होता है जहाँ पे दिख रहा होता है कि गुस्से में है ना, बहुत शांति से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप फिगर आउट कर लेते हो कि अंदर से गुस्सा है, होता है ऐसा। और वो चिल्ला नहीं रहे आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आप समझ गए हो कि गुस्से में है, होता है ऐसा। तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो जबकि वो उस टोन में बात नहीं कर रहे? क्योंकि उनके एक्सप्रेशन, उनके बोलने का टोन, जितना वो अपने आप को कंट्रोल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ जाते हो कि गुस्से में है लेकिन प्यार से बोल रहे हैं। और एक होता है कि सच में प्यार से बोल रहे हैं, वो भी समझ में आता है कि नहीं गुस्से में नहीं है, नॉर्मली बोला। और एक होता है कि गुस्से में शांति से बोल दिया है, अपने को समझ जाना है और परेशान नहीं करना, वरना कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। आप साउंड में वेरिएशन पहचान लेते हो, ठीक है, वो एक पॉइंट है। वो धीरे धीरे डेवलप होता है। We learn to discriminate between sounds within our own language early and later are unable to discriminate between the phonemes of other languages. वही जो मैंने आपको बोला, आज इस एज में आपको मैं बोलूंगा ना कि तेलुगु तमिल सीख जाओ तो भारी पड़ेगा, बट यही अगर आप 1-2 साल के होते ना और आपको किसी ने तमिल भाषा सिखा दी होती तब, तो आज आप ना किसी साउथ इंडियन पर्सन से बेटर बोल रहे होते, क्योंकि आपने उस एज में वो कैच कर लिया। आज कैच करना डिफिकल्ट है। वैसा फोनेम्स मतलब जो एक्सेंट होता है, बोलने का टोन होता है, दैट इज फोनेम्स। ठीक है, देखो बोला, दिस इज वन रीजन वाई अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पीक अनदर लैंग्वेज परफेक्टली एज दे आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश द सटल साउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन दैट लैंग्वेज। अपने यहाँ नहीं होता गुजराती में, अपने जैसे स बोलते हैं ना, बहुत बार अपने यहाँ सूरत में खास चलता है, वो स को ह बोलते हैं, सुना ऐसा कभी? सूरती को हुरती बोलते हैं। अब जो लोकल है उसको पता है, बाकी किसी को बोलो तो वो सोचेगा क्या बोल रहा है, सूरत बोलेगा हुरत बोलेगा तो सूरत वाला लोकल समझ जाएगा कि एक ही बात है, लेकिन बाहर का कोई बंदा आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगी, बिकॉज वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। एक एग्जाम्पल हो गया जो अपने को रिलेट हो जाए वैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट देखना, लिसनिंग इज अ विजुअल एज वेल एज एन ऑडिटरी एक्ट।
ठीक है। विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी, विजुअल का मतलब देखना और ऑडिटरी मतलब सुनना, ऑडिबल। अपन ने स्टार्टिंग में बात नहीं की आईज और ईयर्स वाली, ये वही पॉइंट हो गया कि भाई आईज और ईयर्स दोनों का कंट्रीब्यूशन है जब बात लिसनिंग की हो रही है तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We thus also need to be able to discriminate between the muscle and the skeletal movements that signify different meanings. अच्छा, ये एक और लेवल आगे चले, मसल और स्केलेटल मूवमेंट्स। अब किसी के चेहरे पे गुस्सा है, एक्सप्रेशन से पता चलता है क्या होता है ऐसा, एकदम गुस्से से लाल हो गया है, सीरियस है, आंखों में ऐसे दिख रहा है कि पता नहीं उठ के मारेगा अपने को पकड़ के, ऐसा लग रहा है ना, तो दैट इज मसल मूवमेंट। मैं दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन आप बोले सर शक्ल से दिख रहा है गुस्से का, ये वैसी बात होगी। बट मैंने बात बहुत शांति से बोली, बट चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आपने सोचा समझ आ गया कि गुस्से में बंदा, तो मसल मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, उससे भी आप रिलेट कर लेते हो कि मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ वैसा। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लिसनिंग में पहला टाइप, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कैटेगरी है इसको हम बोलेंगे कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग। कॉम्प्रीहेंशन या कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है इन डेप्थ, डिटेल में, जहां पे आप पूरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो वैसा, दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव। अब इसके लिए ना आपके पास वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक टर्म यूज होता है वोकैबुलरी, सुना है कभी आपने? वोकैबुलरी का मतलब नॉलेज ऑफ वर्ड्स, आपको कितने ज़्यादा शब्द पता है, दैट इज द पावर ऑफ योर वोकैबुलरी। अपने डिक्शनरी यूज करते थे, नए नए वर्ड सीखते थे, क्यों करते हैं? नए वर्ड्स आपकी नॉलेज डेवलप करते हैं। जैसे कोई पर्सन है जो मूवीज़ में डायलॉग लिखता है या कोई सॉन्ग लिखता है, तो उसकी तो वर्ड्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए ना, क्योंकि वो उसको ना एक राइमिंग में एक पूरा सेंटेंस फ्रेम करना है जो गाने में अच्छा लगे और राइमिंग साउंड भी दे। तो जितने ज़्यादा वर्ड्स उसको पता होंगे उतना वो अच्छा कुछ कंटेंट लिख पाएगा। सो दैट इज द लेक्सिकन, जो वर्ड इन्होंने यहाँ पे यूज किया, या वोकैबुलरी ऑफ अ पर्सन। तो पूरी बात को ढंग से समझने के लिए एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको हिंदी अच्छे से समझ आती है, तो मेरे सारे वर्ड्स का मीनिंग आप निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपको हिंदी टूटी फूटी समझ आती है तो आप मोर और लेस बात का मतलब तो समझ लोगे, लेकिन शायद उतना डेप्थ में नहीं जितना हिंदी समझने वाले इंसान को समझ आएगी वैसा। ऐसा फॉर इंस्टेंस अपने अभी यहाँ सूरत में, गुजरात में रह रहे हैं, तो गुजराती समझ आती है, हिंदी आती है, मराठी समझ आती है, अपने यहाँ बोलते भी नहीं, लेकिन कोई मराठी में बात कर रहा हो तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि किस बारे में बात हो रही होगी, है ना, साउंड होता है तो थोड़ा। भी अपने तारक मेहता देखते हैं, अपना भिड़े भाई बोलता है, वो मराठी में बात कर रहा है, उसके जेठालाल भी मराठी में बात कर रहा है, तो थोड़ा बहुत अपने को समझ आ जाता है क्या बोलना चाह रहा है। एग्जैक्टली भले नहीं आएगा, क्यों ऐसा? क्योंकि आपकी उस लैंग्वेज पे जो कंट्रोल है वो लिमिटेड है, तो वहाँ कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं वैसा। नेक्स्ट बोला कि वर्ड्स के साथ ना ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ग्रामर, सिंटेक्स मतलब सेंटेंस कैसे बनता है, ग्रामेटिकल नॉलेज वो भी होना जरूरी है। ठीक है, सिंपल बात है। उसके बाद बोल रहे हैं बॉडी लैंग्वेज समझना। व्हाट डू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज समझना मतलब ये कौन सी लैंग्वेज है, बोलो कुछ आइडिया? बॉडी लैंग्वेज मतलब हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन। अच्छा, वो स्टेज पे खड़ा है तो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, उससे पता चल जाता है। आपके स्कूल टाइम में कभी ऐसा हुआ होगा, स्टेज पे आपको बुलाते हैं कुछ बोलने के लिए, तो क्या रिएक्शन होता है आपका? जाके बिंदास बोल के आ जाते हो? अपने तो ऐसे डरे हुए होते हैं, तो यार पूरा क्लास अपने को देख रहा है, वो कॉन्शियस हो जाता है। अब 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, अपने को टीचर बोल रहे होते हैं कि हु विल कम ऑन द स्टेज, तो अपने सब इधर उधर देख रहे होते हैं कि मेरा नाम नहीं आ जाए। ठीक है, फिर टीचर ने बुला लिया, अब जाना तो पड़ेगा, तो पहुंचते पहुंचते अपन 10 मिनट लगा देते हैं स्टेज तक जाने में। हाँ, नर्वस हो जाते हैं, अरे जल्दी आओ यार, और भी लोगों को मौका देना है। आ रहा हूँ, बोलने का तो हिम्मत हो नहीं रही है। अब स्टेज पे जाके ना जिसको कॉन्फिडेंस है वो आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, हैंड मूवमेंट्स प्रॉपर करेगा, प्रॉपर अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या दिखता है कि बंदा कॉन्फिडेंट है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है मैं नर्वस हूँ, डरा हुआ हूँ, मुझे आपसे बात करने सोचना पड़ रहा है, नहीं। बट आप जब स्टेज पे आए हो क्लास में, तो अपने हाथ में माइक पकड़ते तो हाथ कांपने लग जाते हैं, फिर इधर उधर देख रहे होते हैं। अच्छा, बोलने लगते हैं तो अपना नाम भूल जाते हैं, है ना, होता है ऐसा। तो आपके प्रेजेंटेशन से क्या होता है, पता चल जाता है कि कॉन्फिडेंट नहीं, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो वो समझना जरूरी है। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग के और भी नाम है, एमसीक्यू वाला पॉइंट हो गया ये। कंटेंट लिसनिंग, इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग, फुल लिसनिंग, ये सब चीज़ें एमसीक्यू में पूछते हैं लोग, और कुछ कंटेंट उनके पास होता भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन लिसनिंग का दूसरा नाम है कंटेंट लिसनिंग, इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग एंड फुल लिसनिंग, तीनों में से कुछ भी। तो ऑल ऑफ द अबव वाले एमसीक्यू होते हैं ना, वो इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कैटेगरी, क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब है कि जब हम कुछ इवेल्युएट करना चाहते हैं या एक ओपिनियन फ्रेम करना चाहते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ओपिनियन का मतलब कि भाई मुझे क्या लगता है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस ये किसी भी मैटर को लेके हो सकता है,
मैं आपके साथ ना पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल के बारे में, वो सब बातें चल रही है। तो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हमको डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों से ये जज करने की कोशिश कर रहे हो कि इस बात पे आपका क्या ओपिनियन है। सपोज मैंने बोला कि यार बीजेपी रूलिंग में है तो बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, ज़रूरी आप मेरी सारी बात से अग्री करोगे कि नहीं नहीं सर बोल रहे तो सही होगा। आप मुझे जज करने की कोशिश कर रहे हो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, और आप उस बात से रिलेट करते हो कि नहीं करते हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो। मेरी सारी बातें सुनने के बाद आप बोलो नहीं नहीं सर बीजेपी के राज में ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हम भी बहुत कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं, हमें भी पता है, तो आप जो बोल रहे हो ना हम उससे सहमत नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप बीजेपी के सपोर्टर हो, हम सपोर्ट नहीं करते, पॉसिबल। तो वहां पे आप मेरी बात को क्रिटिकली सुन रहे हो, क्रिटिसाइज करना, ओपिनियन फॉर्म करना जरूरी है, जो मैं बोलूंगा आप मान लोगे दैट वे। ठीक है, नेक्स्ट, बायस लिसनिंग भी एक खराब चीज़ है। बायस्ड होने का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप है ना मेरी बातों में से सिलेक्टेड चीज़ें सुन रहे हो जो आपको सूट करती है, पूरी बात नहीं सुन रहे। नॉर्मली आर्ग्यूमेंट्स में ऐसा होता है, किसी से बहस हो जाती है ना, तो झगड़ा हो रहा है, तो सामने वाला अरे देख तूने ऐसा बोला, अरे भाई मेरी बात का मतलब नहीं था, तू पूरी बात तो सुन, नहीं तूने ये वर्ड यूज़ किया ना, तूने ऐसा बोला ना, अरे मेरा इंटेंशन वो नहीं था। आप क्या कर रहे हो पता है, मेरी बातों में से सिलेक्टेड बातें पकड़ के झगड़ा कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बायस लिसनिंग। अब आपको क्या लगता है बायस लिसनिंग से कम्युनिकेशन पूरा हो पाएगा? आपको मेरी बात का सही मतलब पता चलेगा? नहीं, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों पे, तो दैट इज नॉट गुड, वैसा होना नहीं चाहिए। देखो बोला है इट हैपेंस व्हेन द पर्सन हियर्स ओनली व्हाट दे वांट टू हियर, मतलब जो वो सुनना चाहते हैं ना वो वही सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी बात पे ध्यान दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बायस लिसनिंग, और ये होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिव लिसनिंग। अगेन ये सिमिलर है, हम जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई सेल्स पर्सन आया आपके पास, कभी कोई सेल्समैन आया हो कुछ सामान बेचने, होता है ऐसा? अब कोई प्रोडक्ट लेके आया, बोले सर ये आप है ना ये प्रोडक्ट खरीद लो बहुत अच्छा है, कोई सपोज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है, टीवी या ऐसा कुछ बेचने आ गया, अब वो बोले सर डेमो देता हूँ मैं आपको, ठीक है, तो ये कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा है वैसा है। उस पर्सन से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, जैसे मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, बोले टीवी बहुत अच्छा है खरीद लो, और मैं आपको फर्स्ट टाइम मिला हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो, आप मेरी बात पे भरोसा कर लोगे? हाँ हाँ बोल रहा है तो सही होगा। आप गूगल पे चेक करोगे पहले तो कौन सी कंपनी है, कुछ ऐसा है भी या नहीं है, अच्छा जो प्राइस मैं कोट कर रहा हूँ इतने का है, आप वो भी गूगल पे चेक करोगे कि सिमिलर टीवी दूसरी कंपनियां कितने मिलता है। तो आप मेरी बात को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, और आप उससे सहमत हो या नहीं हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएटिव लिसनिंग। क्लियर? देखो उसमें लास्ट पॉइंट में बोला है इवेल्युएटिव लिसनिंग इज पर्टिकुलरली पर्टिनेंट व्हेन द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू परसुएड अस। परसुएड का मतलब जब सामने वाला आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड परसुएड। तो परसुएड करना मतलब मनाना, कन्विंस करना किसी चीज़ के लिए, वो मीनिंग नोट करके रखो। बोले आप हिंदी में लिखो गुजराती में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इवेल्युएटिव लिसनिंग के बाद, दैट इज अप्रिशिएटिव लिसनिंग। व्हाट इज अप्रिशिएटिव लिसनिंग? अप्रिशिएट करना मतलब फोर्थ वाले इवेल्युएटिव में कौन सा पॉइंट? फर्स्ट वाला इन इवेल्युएटिव लिसनिंग, इवेल्युएटिव और क्रिटिकल लिसनिंग वी मेक जजमेंट्स अबाउट द अदर पर्सन। जो सामने वाला बोल रहा है हम उसको जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग हो गया। इवेल्युएट करना, किसी की बात से जज करने की कोशिश करना कि उसकी बात का मतलब क्या है। ज़रूरी तो नहीं मैं जो बोल रहा हूँ सच होगा, तो आप उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश करोगे, वेरीफाई करने की कोशिश करोगे, तो उसको अपने बोलेंगे इवेल्युएटिव लिसनिंग। सामने वाला आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसकी बात पहले हर जगह से वेरीफाई करोगे फिर ही अग्री करोगे वैसे। चलो नेक्स्ट देखें। हाँ, अप्रिशिएटिव लिसनिंग, जैसे सपोज आप कोई गाना सुन रहे हो, अब देखो गाने अच्छे होते हैं मोस्टली, लेकिन गाना क्या होता है ना अपने मूड के हिसाब से होता है। अब देखना एक गाना आपको एक टाइम पे अच्छा लग रहा है, एक टाइम पे नहीं लग रहा है,
है ना, कोई सैड सॉन्ग चल रहा है, अपना अरिजीत के दुखी गाने चल रहे हैं, आपका मूड खराब है, ठीक है, किसी से झगड़ा हो गया, बातचीत बंद हो गई, कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो वो दुखी गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, यार क्या गाना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन से शायद रिलेट हो रहा है। लेकिन जब अच्छे मूड में हो ना, नाचने के मूड में हो, तो वही गाना आपको डीजे पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा है। डिफरेंस समझ आ रहा है? तो ये चीज़ है। तो अप्रिशिएटिव लिसनिंग का मतलब ये है कि सामने वाला जो बोल रहा है ना, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अरे यार क्या गाना लिखा है, क्या लाइन लिखी होता है, म्यूजिक सुन रहे हैं, बोले ये लाइन बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत अच्छा लिखा है, अपने उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ लिसनिंग इज अप्रिशिएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक लिसनिंग, और उसके बाद एक टर्म और है एम्पैथेटिक लिसनिंग। ये दो वर्ड्स का डिफरेंस पता है क्या? सिंपैथी एंड एम्पैथी, कुछ आइडिया? नहीं? ट्राई करना है कुछ, सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क है? नहीं? या कोई एक वर्ड बताओ, सिंपैथी बताओ या एम्पैथी। कोई दुखी हो तो उसको तारीफ करना, मतलब उसको सिंपैथी देना कि कोई उसको ऐसा। हाँ वैसा, क्या कोई दुखी हो रहा है, कोई परेशान है, कोई आपको आके बता रहा है यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनकी तारीफ करके उसको sympathy हाँ थोड़ा उसको दिलासा देना, उसको थोड़ा सेटल करना कि भाई ठीक है यार, इतना भी कुछ नहीं हुआ, सब है ऐसा वैसा करके। तो सिंपैथी का मतलब कैसा है कि सामने वाले की तकलीफ आप समझ रहे हो, उसको फील कर पा रहे हो, दैट इज सिंपैथी। एम्पैथी एक लेवल आगे चला जाता है। एम्पैथी में ऐसा है ना कि आप अपने आप को उसकी जगह रख के सोच रहे हो, ठीक है, कि अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या होता। अब सपोज एक एग्जांपल ऐसा है कि आपका कोई दोस्त है, उसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अब रोता रोता आपके पास आया, आपने बोला मैंने तो पहले ही बोला था, ठीक है, तेरे को वार्न किया, तू माना नहीं, अब वो रो रहा है, अब उसको ज़्यादा बोलेंगे तो और रोएगा। तो आप उसका दुख दर्द समझ रहे हो, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा थोड़ी ना समझोगे। आप बोलोगे ठीक है यार, होता है, कोई बात नहीं, चल हम लोग हैं सब साथ में, अपने यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। आपको पता है वो दुखी है, लेकिन आप स्टेबल हो, आप अपनी सेंसेस में हो, आप उसका दुख मान के समझ रहे हो, अपना मान के नहीं। उल्टा हो गया, आपका दोस्त आया आपके पास ऐसे दुखी है, बोले यार ब्रेकअप हो गया ये वो, अब उसकी दुखी स्टोरी सुन के ना आप खुद रोने लग गए। 5 मिनट के बाद वो आपको मना रहा है, अरे भाई कोई बात नहीं, होता है, तू इतना टेंशन मत ले। अब पता चला ब्रेकअप उसका हुआ है, वो आपको मना रहा है कि यार तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। समझ आ गया? वो एम्पैथी हो गई, दूसरे की जगह अपने आप को रख के ना बात को ज्यादा दिल पे ले लिया, तो वो भी ठीक नहीं है। तो सिंपैथी इज ओके, लेकिन एम्पैथी फिर थोड़ा ज्यादा हो गया ना, तो वो नीड नहीं है वैसे, ठीक है। तो समझ के बोलना पड़ता है, किसके आगे बोले किसके आगे ना बोले, पता चला सामने वाले को अपने को चुप कराना पड़ रहा है, तो वैसा नहीं हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, थेरेपेटिक लिसनिंग। हाँ ये भी अच्छा पॉइंट है, थेरेपी, थेरेपेटिक लिसनिंग, आजकल काफ़ी बात होती है इसकी। मतलब जैसे मेंटली किसी को कोई स्ट्रेस हो, कोई इशू हो, तो भाई आपको थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए, काउंसलर से बात करनी चाहिए। तो कोई डिप्रेशन वाला केस हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, वैसा दैट इज़ रिलेटेड हियर, थेरेपेटिक लिसनिंग। अब सपोज ऐसा है कि ऐसे कोई मेंटल बीमारी की बात नहीं कर रहा, बट नॉर्मली होता है कि कभी अपने लो फील कर रहे हैं, कुछ लाइफ में हो गया, समझ नहीं आ रहा कैसे डील करे, तो सोचा चल किसी से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने सोचा कि यार अब किसी फ्रेंड को, फैमिली को बोलेंगे शायद उनको वो चीज़ समझ आए नहीं आए, तो कोई प्रोफेशनल के पास चलते हैं जिसको ये सब चीज़ें समझ में आती है, कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो वो आपको क्या है बताते हैं कि देखो आपको ऐसे में ऐसा सोचना चाहिए, आप ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो, ऐसा वैसा ये वो करके, तो आप उनके पास गए। अब जो थेरेपिस्ट है, अब वो आपको कोई मेडिकेशन नहीं दे रहे, सिर्फ आपसे डिस्कशन करके आपका प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सोल्यूशन दे सके। नाउ दे आर चार्जिंग मनी फॉर दैट, वो फ्री नहीं, ठीक है, सेशन के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो वो जो लिसनर है, जो थेरेपिस्ट है, उसका इंटेंशन क्या है आपकी बातें सुनने का? वो सिर्फ गॉसिप के लिए डेटा ढूंढ रहा है, फिर आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम सबको जाके बताएगा, उस इंटेंशन से वो सुन रहा है, या फिर ऐसे टाइम पास कर रहा है, या उसका इंटेंशन है आपको ट्रीट करना। तो मेन इंटेंशन उसका क्या है कि आपकी बात सुन के आपको थेरेपी देना, आपको सॉल्यूशन देना। सो दैट इज कॉल्ड थेरेपेटिक लिसनिंग। पर्पस जो है ना, वो थेरेपी प्रोवाइड करने का है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का, ठीक है, ये चीज़ है। देखो लैंग्वेज रीड करके देखो, आप खुद ही पढ़ लो तो भी समझ आएगा। बोलो, लैंग्वेज रिलेट हो रही?
थेरेपेटिक, थेरेपी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, डायलॉगिक लिसनिंग। सिंपल है। डायलॉग का मतलब जहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं। एक होता है मोनोलॉग, जहाँ पे एक बात कर रहा है बाकी सब सुन रहे हैं। डायलॉग का डाया मतलब टू, तो डायलॉग का मतलब जब दो लोग बात कर रहे हैं। आपने बोलते जैसे मूवी का डायलॉग बहुत अच्छा था, कोई मूवी देखने गए, कोई सीन देखा आपने, बोले ये सीन के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, तो डायलॉग तब बोलते हैं जब दो लोग बात कर रहे हैं, मिनिमम टू। वैसा है। मोनोलॉग का मतलब जब एक इंसान बात कर रहा है, ठीक है। तो कितनी बार सीन में होता है कि एक एक्टर है स्क्रीन पे, वो बहुत लंबा सा डायलॉग बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं, दैट इज अ मोनोलॉग, उसमें और कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा, वैसा। ठीक है। नेक्स्ट, बोला डायलॉगिक लिसनिंग को बहुत बार रिलेशनल लिसनिंग भी बोलते हैं। रिलेशनल इसीलिए क्योंकि दो लोग जब बात कर रहे हैं तो सेम कंटेक्स्ट में बात करेंगे ना। अब पॉलिटिक्स पे बात हो रही है तो दोनों पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। ऐसा होगा आप अपने दोस्त को बीजेपी के बारे में बोल रहे हो और आपका दोस्त आपको कुछ खाने पीने के बारे में बोल रहा है और कम्युनिकेशन चल रहा है। वो मसाला डोसा की बात कर रहा है, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हो, वो राहुल गांधी पे बोले जा रहा है, आप मसाला डोसा पे बोले जा रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं, बात होगी तो सेम टॉपिक पे होने वाली। ठीक है, तो रिलेशनल मतलब बात सेम बात टॉपिक को लेके हो रही है, वैसे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप लिसनिंग। ये इंटरेस्टिंग है, आप समझ भी पाओगे इसको। रिलेशनशिप लिसनिंग में ये बोला है कि हम बहुत बार सामने वाले से बात कर रहे हैं जस्ट टू बी इन टच, बी इन कॉन्टैक्ट, मतलब बात फालतू सी होगी लेकिन सामने वाले से बात करने में आप इंटरेस्टेड हो, आप रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो, इसलिए आप उससे बात किए जा रहे हो। और ये होता भी है, तो कोई इंसान अपने को अच्छा लगता है, एज अ फ्रेंड ही हो सकता है नॉर्मली, तो आप उससे एक एक घंटा 2-2 घंटा फोन पे बातें कर रहे हो, वो भी बात किए जा रहा है, आप भी किए जा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। यही अगर कोई दूसरा पर्सन है जो आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, अब वो इतनी बातें करेगा तो आप क्या बोलोगे, यार तू पक्का मत बाद में फोन करना, आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे। तो जिससे आप रिलेशन रखना चाहते हो, एज अ फ्रेंड हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है, तो आप उससे फालतू बातें भी किए जा रहे हो, मस्ती मजाक किए जा रहे हो, लेकिन जो आपको नहीं पसंद है आप उससे बात नहीं कर रहे। तो रिलेशनशिप लिसनिंग का मेन इंटेंशन होता है कि हम सामने वाले से बात कर ही इसलिए रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, हम उससे कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, इसीलिए दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप लिसनिंग। देखो सेकंड पॉइंट देखना उसमें, दैट इज वेयर लवर्स टॉक फॉर आवर्स and attend closely to what each other has to say when the same words from someone else would seem to be rather boring। जैसे मैंने बोला, अब आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, तो आप उससे बातें करना चाहते हो, बोले पहले दोस्ती करते हैं, बात बात होगी, पसंद आएगा तो आगे बात करेंगे। अब आप सामने वाले में इंटरेस्टेड हो, सीरियसली इंटरेस्टेड हो, तो वो कोई फालतू बात कर रहा होगा ना, तो भी आप बहुत खुशी खुशी सुनोगे कि यार तू बोलता रहे, बस तेरे से बात करने का मन है तो कुछ भी बोल चलेगा। लेकिन आप किसी को पसंद नहीं करते, वो सीरियस बात कर रहा है तो भी आप उसको भगा दोगे कि यार बाद में आना है, बोल मत कर, होता है ऐसा। दैट इज रिलेशनशिप लिसनिंग। ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव में देखो अगेन थोड़ा बहुत ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें ऐसा है ना, सामने वाला बायस्ड है, वो आधी बात सुन रहा है आधी नहीं सुन रहा, जो उसको सूट कर रही है वो सुन रहा है, जो नहीं सूट कर रही है वो नहीं सुन रहा है। तो पीछे अपन ने जो बायस लिसनिंग के बारे में बात की थी, कुछ वैसा ही है, हाँ सेम, तो वैसा हो गया। ठीक है, इसमें क्लियर बोल दिया है कि यहाँ पे आपके खुद के कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज होंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा बात करना, और ये कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, बिकॉज कोई फायदा नहीं बोल के, सामने वाला अपने मन की बात लेके बैठा हुआ है और मैं उसका मन ठीक कर ही नहीं सकता हूँ, तो फिर क्या फायदा हुआ, वैसा। नेक्स्ट है एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग। ये पूरा रिपीट आंसर है। एक्टिव इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब कि आप बात पे ध्यान दे रहे हो। ऐसा क्लासरूम में होता है, खासकर स्कूल टाइम में तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, देखो मैं याद कराता हूँ, ऐसा हुआ होगा पक्का। अब क्लासरूम में क्या ना, एक विंडो सीट होती है ना, अगर आपको वो विंडो सीट मिल गई, वहाँ से ना स्कूल का ग्राउंड दिखता है, ठीक है, स्पोर्ट्स ग्राउंड दिखता है, फिर बाजू में पार्किंग एरिया बना हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बच्चे ग्राउंड पे खेल रहे हैं, जिनका गेम्स का सेशन होता है वो खेलने उतरते हैं, और हर क्लास का कभी ना कभी गेम्स का सेशन हो गए। अब विंडो सीट होती है तो क्या होता है, आपका ध्यान क्लासरूम में होता है बाहर होता है, ऑब्वियसली बाहर होता है। अब आपको ये पूछ लिया ना बोर्ड पे जो सम किया उसका आंसर कितना है गिन के बताओ, याद नहीं है, और आपको पूछ लिया पार्किंग में पेड़ कितने लगे हुए हैं तो आपने गिन रखे हैं, बैठे बैठे वही कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान नहीं दे रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ध्यान दे रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, वैसा होगा। ये आंसर आप रीड करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। मैं इंटेंशनली आपको चीज़ें हर एक एक लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका रीज़न आप समझ लो, मैं क्यों वो पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। कितनी बार स्टूडेंट्स इसको ना मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, मुझे सर को पढ़ाने में ना आलस आ रहा है, आधा पढ़ाते हैं आधा भगा देते हैं, वो पर्पस नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट ऐसा है कि यहाँ लाइन टू लाइन जाने की नीड नहीं है। अगर मैं इसमें एकदम लाइन टू लाइन जाऊँगा ना तो आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा, यार एकदम बेसिक हो गया, और बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी है, और थोड़ा बहुत कंटेंट 10-20% कंटेंट नोट्स का मैं आपको जानबूझ के रीडिंग में दूंगा। उसका रीज़न ये है कि अगर हर एक वर्ड मैं यहाँ पे समझा दूंगा
तो आपका खुद का दिमाग नहीं चलेगा। अगर बीच में एक पैराग्राफ है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ने को दे दिया, आप घर पे गए, आपने पढ़ा, कोई वर्ड आपको नहीं समझ आया, क्या करोगे? गूगल करोगे पहले, ढूंढा आपने कुछ, वो मीनिंग आपको मिल गया गुजराती में, हिंदी में, अब वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई। अच्छा नहीं समझ आई तो आपने अगले दिन आके पूछा, अब उस बहाने आपकी तरफ से भी तो कुछ कम्युनिकेशन आएगा। नहीं तो मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहोगे, सब कुछ समझा दूंगा, तो आप कब बोलोगे? तो मैं उस चीज़ को थोड़ा इंटरैक्टिव रखना चाहता हूँ कि आप भी आके मुझे कुछ डाउट्स पूछो और हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। तो जो भी मैं आपको रीडिंग में दे रहा हूँ वो टॉपिक है जो आप समझ पाओगे, आपके लेवल पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और छोटी मोटी क्वेरी आएगी तो या तो आप ढूंढ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। तो वैसा कंटेंट होगा तो मैं आपको रीडिंग के लिए दूंगा, बाकी कोई इशू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लिसनर्स। अच्छा, अभी था टाइप्स ऑफ लिसनिंग और ये है टाइप्स ऑफ लिसनर्स। छोटा आंसर है, ये ले लेते हैं, कवर हो जाएगा। सबसे पहले बोला एक्टिव लिसनर्स, ये वही जो अभी बात हो रही थी, जो फोकस करते हैं। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक्टिव लिसनर हो, ठीक है, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी आप एक्टिव लिसनर हो, जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दे रहे हो, तो होपफुली आप ध्यान दे ही रहे होगे। ठीक है, तो ये आप एक्टिव लिसनर वाली कैटेगरी में आ गए, इसमें आपका फोकस बात पे रहेगा तो आपको बात समझ में आएगी। दूसरा है पैसिव लिसनर्स। पैसिव लिसनर्स का मतलब है ये लोग सिर्फ पार्शियल मैसेज के ऊपर फोकस करते हैं, आधी अधूरी बात सुनते हैं, क्योंकि ध्यान कहीं ना कहीं और होता है। तो कुछ काम करते करते किसी की बात सुन रहे हैं, ऐसा होता है, आप कहीं काम में ऑक्यूपाइड हो, मैं कुछ अपना लिख रहा हूँ, आप बोल रहे हो, मैं आप बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ, तो आधा ध्यान लिखने में, आधा सुनने में, तो पूरी बात तो समझ आई नहीं होगी, लेकिन ऊपर ऊपर से बात सुन ली, समझ आ गई तो ठीक, नहीं तो कन्फ्यूजन। तो इसको हम बोलेंगे दैट इज पैसिव लिसनिंग, कि आपका ध्यान नहीं है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेंसिटिविटी लैक करोगे, आपका फोकस नहीं होगा, आपको इनर मीनिंग समझ नहीं आएगा, वो सब प्रॉब्लम होने वाली है। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, ऊपर ऊपर से बात समझ आ गई तो ठीक है, लेकिन डिटेल में समझ नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव लिसनिंग। एक्टिव और पैसिव अपोजिट टर्म्स हो गए, एक में ध्यान देना, एक में ध्यान ना देना। ठीक है, दूसरा नॉन लिसनर्स। अब नॉन लिसनर्स का मतलब ये तो वो है जो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं बात सुनने में। अब इसका एग्जांपल भी आपको देता हूँ। आप कहीं खाने पीने की जगह पे कोई रेस्टोरेंट के बाहर कहीं चले गए, तो अपने आप बेगर्स की एक पूरी गैंग घूमती है ना, भीख मांग रहे होते हैं। अब भिखारियों का भी स्टैंडर्ड बढ़ गया। पहले ऐसा होता था, लोग 1 रुपया 2 रुपया देते थे, मान जाते थे। अब 10 रुपये से नीचे मानते नहीं है। अच्छा 10 रुपये तक भी फिर भी ठीक है, चलो महंगाई बढ़ गई है। बहुत जगह तो ऐसा होता है, जैसे मैं एक बार ना गनगौर पे गया था, तो वहाँ पे छोले भटूरे खा रहा हूँ, तो वहाँ भिखारियों की गैंग बाहर बैठी हुई वोट दो रोड पे। अब वो पता है भीख नहीं मांग रहे, बोले भैया हमको भी एक खिला दो। बोले यार तुमको खिलाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा, ठीक है, डबल खर्चा हो जाएगा मेरा। भीख मांगता है बंदा 5 रुपये 10 रुपये मांगता है, तुम तो सीधा यार 150 रुपये के छोले भटूरे मांग रहे हो। तो अब उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, ठीक है, वैसा है। अच्छा अपने सिग्नल पे भी खड़े होते हैं गाड़ी में, तो भी बेगर जाते हैं ना, वो बलून बेचने या ये ले लो वो ले लो, तो वो बेगर ही हो गए एक तरीके से, बेच कुछ नहीं रहे, उनको पैसे चाहिए या डायरेक्ट भीख मांग रहे सपोज। तो आप उनको एंटरटेन करके ना ना बोलते हो, इग्नोर करते हो। कितनी बार तो लोग देखते ही नहीं उनकी तरफ, गाड़ी में वो बैठे हैं ना, वो खिड़की के ऊपर खिड़की पे बजाए जा रहे हैं, नॉक किए जा रहे हैं, अपन इग्नोर मारते हैं, मतलब सुनना ही नहीं चाहते उनको। 2 मिनट खिड़की बजाएंगे, नहीं जवाब दिया चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग है वो कौन है, नॉन लिसनर, कि सामने वाला क्या बोल रहा है मैं इंटरेस्टेड ही नहीं, मैं सुनना ही नहीं चाहता। ठीक है, दैट इज नॉन लिसनर। ठीक है, जेन्युइनली डिसइंटरेस्टेड, आप बात में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप किसी और चीज में बिजी हो, तो आप ध्यान देना नहीं चाहते, ऐसी बात हो गई। नेक्स्ट है मार्जिनल लिसनर्स। हाँ, मार्जिनल लिसनर्स ये भी होता है। अब आपको ये भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, देखो आपको ना अपने पेरेंट्स से अगर कुछ मांगना होता है, जैसे नया मोबाइल फ़ोन लेना है, नए कपड़े लेने हैं, ऐसा होता है, तो आप डायरेक्ट जाके बोलते हो नया फ़ोन दिला दो, क्या करते हो? हाँ, मस्का लगाते हैं, बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है। अच्छा सिर्फ मस्का लगाने से भी काम नहीं होता, और कुछ करते हो? सपोज मोबाइल फ़ोन नया लेना है, हाँ उनका काम एक बार में ओबीडियंट हो जाते हैं एकदम से, कि जो बोला ना सब काम करेंगे अपने। घर वाले भी सोचते हैं अचानक से इतने शरीफ हो गए यार, कोई चीज़ के लिए ना नहीं, क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कि इतने ओबीडियंट कैसे हो गए, संस्कारी हो गए एकदम से बच्चे, ऐसा होता है। और क्या करते हो? फ़ोन नया चाहिए उसके लिए, कैसे बैकग्राउंड क्रिएट करोगे? चलो मस्का मारना, काम कर देना चाहिए, और कुछ? हाँ, एक एक करके सबको मना रहे घर में, ठीक है, पहले मम्मी को मनाएंगे, ठीक है, तो मम्मी मान गई तो मम्मी पापा को फिर आपके बिहाफ पे नेगोशिएशन होगी ना, फिर क्या देख लो ऐसा है, नया फ़ोन दिला दो। बट नए फ़ोन दिलाने के लिए एक रीज़न चाहिए, और रीज़न क्या है कि पुराना फ़ोन ख़राब हो चुका है, एक रीज़न ये है। ठीक है, कोविड के टाइम पे बच्चों ने यही किया, पढ़ाई के लिए नया फ़ोन चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया टैबलेट चाहिए, पढ़ाई कुछ नहीं की उसमें, लेकिन पढ़ाई के नाम पे ले लिया, अब गेम खेल रहे हैं उस पर, बातें कर रहे हैं, वही सब चल रहा है। तो आपको पहले पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ता है, बोले यार ये फ़ोन, अपने घर वालों के फ़ोन नहीं उठाते 2-4 बार, होता है ऐसा, फ़ोन उठा के हेलो हेलो कर रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, बोले फ़ोन ख़राब है, आवाज़ ही नहीं आती इसमें, आपने कितनी बार फ़ोन किया, सुनाई नहीं दे, क्या करूँ? तो बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं अपन। तो जब पेरेंट्स के पास कोई चीज़ की रिक्वेस्ट लेके जाते हैं ना, अब वो अपने काम में बिजी है, अब पापा सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं, अच्छा मूड देखना पड़ता है,
सुबह बात करूँ या शाम को, ठीक है, काम पे जाते समय डिस्टर्ब करूँ या आने के बाद बात करूँ। अच्छा, आने के बाद थके हुए हैं, जाते टाइम काम की टेंशन है, तो अपन भी फंस जाते हैं कि बात कब करें, सोचते संडे अच्छा दिन रहेगा। अब संडे पापा का मूड देखना पड़ता है कैसा है, कोई कल के काम की वो टेंशन है, किसी झगड़ा वगड़ा हो गया, मूड खराब है, गुस्से में तो जाने दो, अच्छा मूड है, मस्ती मजाक कर रहे हैं तो बोल दो। तो आप स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हो, 2 मिनट में वो समझ जाते हैं कि बात कुछ और है, गोल गोल चल रहा है। अब अगर वो कुछ काम में बिजी हो, क्या बोलते हैं, अरे मुद्दे की बात पे वो सीधा बोलो चाहिए क्या, ये गोल गोल बात मत करो, एक ही लाइन में। अब जैसे वो ऐसा बोलते हैं ना, अपनी सारी स्कीम खत्म हो जाती है। बोले यार हम तो सोच के आए थे कि ऐसे बात शुरू करेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे, आप डायरेक्ट टू द पॉइंट बोल रहे हो, आप कैसे बोले, तो प्रिपेयर ही नहीं किया। तो फिर एकदम से अपने बोल देते अच्छा ये काम था इसलिए बोल रहे हैं। अब यस नो तुरंत हो जाता है कि हाँ बोलना है ना बोलना है। अच्छा घूमने जाना है आपको, तो भी होता है ना, दोस्तों के साथ आउट ऑफ सिटी जाना है, अब उनको मस्का लगा रहे हो, बोले यार सब दोस्त लोग घूमने जा रहे हैं, ऐसा आजकल तो घूमना फिरना बड़ा कॉमन हो गया है, सब लोग जाते हैं, मेरा ये दोस्त गया वो दोस्त गया। सीधा बोलते हैं तो भाई चाहिए क्या, कहाँ जाना है, कौन लेके जा रहा है, बोले ये ग्रुप है, ये लोग बोल रहे हैं ऐसे ऐसे जाना है, तो मैं जाऊँ क्या, कहीं नहीं जाना है, खत्म, एक सेंटेंस में बात खत्म। अब उनके पास ना आपकी गोल गोल बातें सुनने का टाइम नहीं है, बोले बॉटम लाइन जो बोलते हैं ना, कंक्लूजन पे आओगे चाहिए क्या, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल लिसनर्स। उनके पास पूरी बात सुनने का टाइम नहीं है, कंक्लूजन बताओ और शॉर्ट में बात को खत्म करो। क्लियर? तो ये कैटेगरी होगी। सर इसमें वो जो सुपरफिशियल दोस्त का मतलब सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से, ज्यादा गहराई में नहीं जाना बात की, ऊपर ऊपर से बात समझ ली, सुपरफिशियल, ऊपर की लेवल पे एक लेयर जो होती है ना किसी भी चीज की, दैट इज सुपरफिशियल। एक होता है बहुत डीप में जाना, बात की गहराई में जाना, एक होता है अदरवाइज, दैट इज सुपरफिशियल। लास्ट में है इवेल्युएटिव लिसनर्स। ये हर चीज पे ध्यान देते हैं, वर्बल कंटेंट पे ध्यान देते हैं, बाकी अच्छा तो ये नॉन वर्बल क्यूज पे ध्यान नहीं दे रहे, इमोशनली उस सब्जेक्ट से दूर। हाँ ये थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कैसा है, अब जैसे आप है ना कुछ कोई इंसान जैसे थोड़ा गुस्से में या परेशान है, बहुत बार ऐसा होता है अपने डिस्टर्ब होते हैं तो कुछ बोल देते हैं, मन में नहीं होता लेकिन बोल दिया। अब दो चीज़ें हैं, अगर आपने मुझे ऐसा कुछ बोल दिया कि आप परेशान थे और आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, अब मैं इस चीज़ को कैसे लेता हूँ मेरे ऊपर है। एक है कि मैं आपके एक्सप्रेशन समझ रहा हूँ कि यार कुछ परेशान लग रहा था ना इसलिए ऐसे बात कर रहा था, कोई बात नहीं, कल शांति से पूछूंगा क्या हो गया था, तो मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना। एक होता है कि मैंने खाली आपके वर्ड्स पे फोकस किया, बाकी आपके एक्सप्रेशन वो टेंशन वो सब इग्नोर कर दिया। तो ये इवेल्युएटिव लिसनर्स जो है ना, ये सिर्फ वर्ड्स पे जाते हैं, ये एक्सप्रेशन नहीं देखते। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि सही मीनिंग कम्युनिकेट हो, ये एक ड्रॉबैक यहाँ पे हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएटिव लिसनिंग। देख लो लैंग्वेज देख लो, इवेल्युएटिव लिसनर्स लिटरली असेस द वर्बल कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स एंड नॉट पैरालिंग्विस्टिक और नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल का मतलब जहाँ शब्द नहीं होते, वर्बल मतलब जहाँ वर्ड्स होते हैं। तो अगर मैं एक्शंस कर रहा हूँ तो उसको नॉन वर्बल बोलेंगे, मेरे एक्सप्रेशंस को आप जज कर रहे हो उसको नॉन वर्बल बोलेंगे, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं लिख रहा हूँ उसको वर्बल बोलेंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंस होता है। तो पैरालिंग्विस्टिक का मतलब भी वही है, बॉडी लैंग्वेज, और नॉन वर्बल का भी वही है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है, सिर्फ वर्ड्स पे फोकस किया जा रहा है, वर्बल कंटेंट पे, तो उसको इवेल्युएटिव लिसनर बोलेंगे। ये इमोशनली अपने आप को उस सब्जेक्ट से अलग रखते हैं। ठीक है, इमोशनली अपने आप को उस सब्जेक्ट से अलग रखते हैं, वैसा हो गया। तो दैट इज प्रॉब्लम ऑफ इवेल्युएटिव लिसनर्स। ये लोग भावनाओं में नहीं बह जाते। जैसे फॉर इंस्टेंस एक डॉक्टर है, खास होता है डॉक्टर्स में, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि पेशेंट के साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अब जैसे आप एज अ पेशेंट मेरे पास आए, आपने बोला सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, मैंने बोला इसमें तो जनरली ऑपरेट करना पड़ता है। अब मेरी आपसे इतनी गहरी दोस्ती हो गई तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। अब मुझे आपको ऑपरेशन करना होगा तो शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हूँगा, यार इसको कुछ हो गया तो अब मैं उस पर वो उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसको दर्द हो रहा होगा, कैसे काम होगा। तो इवेल्युएटिव लिसनर में ना मैं एज अ पेशेंट आपकी बात सुनूंगा, बट आपका दर्द फील नहीं करूंगा, मुझे उस चीज़ को सेपरेट रखना है। कोई डॉक्टर के पास जाता है, उसको चोट लगी है, खून निकल रहा है, उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, रो रहा होगा, चक्कर आ रहे होंगे, है ना, खून बह रहा होगा, ऐसी हालत में डॉक्टर के पास पहुंचा है। अब डॉक्टर उसको देख के खुद घबरा गया, चेहरा उसका ऐसे पीला पड़ गया, कैसे ट्रीट करेगा उसको, उसको स्टिच करना होगा तो डॉक्टर को तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे इवेल्युएशन कर रहा है, सिर्फ आपके वर्ड्स पे जा रहा है भाई क्या हुआ कैसे लग गया, बट आपके दर्द को फील करने लग जाएगा तो काम नहीं होगा। आई बात समझ में, ये बोला। तो ये हो गए इवेल्युएटिव लिसनर्स। यहाँ पे आके अपना एक टॉपिक खत्म हुआ, एक आंसर कंप्लीट हुआ। यहाँ से फिर आगे जो है वो दूसरा आंसर स्टार्ट होगा, तो एक बार आज के लिए अपने यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। आज के पूरे टॉपिक में आप गो थ्रू कर लो, कुछ आपको पूछना हो, जितने भी टॉपिक्स अपन ने देखे, कुछ नहीं समझ आया हो ऐसा कुछ है तो। हाँ वो सब बता देता हूँ, वो अपने देख लेते, बाकी टॉपिक में कुछ क्वेरी है तो बोलो।
पहले ये देख लो, फिर वो भी समझा देता हूँ। बोलो, क्लियर सारे पॉइंट्स? अब आपको इसको कैसे अप्रोच करना है वो समझ लो। घर जाके आपको आज पूरा रीडिंग करके इसको कंप्लीट करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वर्ड टू वर्ड लर्न करके आओ, सिर्फ रीड करो, पूरे हर एक सेंटेंस को अच्छे से रीड करो। कुछ डाउट्स है तो लेके आओ। मेन मैंने समझा दिया, आपको समझ में भी आया, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन करने के लिए आपका सेल्फ रीडिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो डेली का रूटीन होना चाहिए। जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, घर जाके रीड कर लो। फिर चैप्टर खत्म होगा तो एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम भी आप कुछ ढूंढोगे तो एक बार वापस से पैम्फलेट या नोट्स घुमाओगे। अगले दिन टेस्ट दोगे तो टेस्ट के टाइम पे भी एक बार चैप्टर रीड करके आओगे। जब 2-3 बार आपने एक ही चैप्टर रीड किया होगा तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। फिर पेपर देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, लास्ट में अपने 100 मार्क्स की मॉक टेस्ट या 200 मार्क्स की मॉक टेस्ट यहाँ पे भी कंडक्ट करेंगे, तो उसके लिए भी तो आप पूरी बुक यहाँ पे एक बार घुमाओगे। तो जितनी बार आपने कंटेंट रिकॉल किया होगा उतना आपका एग्जाम में वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना रखते हैं। दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। बाकी अपने कल कंटिन्यू करें।